देखो प्रॉपर्टी थर्ड में आते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं, ध्यान देना, जैसे हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं या स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं या तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे A11 है, नहीं तो ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, इस प्रॉपर्टी का मेन मकसद क्या है, हम लोग इसमें रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, रो और कॉलम को आपस में हम लोग इंटरचेंज करेंगे। तो यदि हम लोग इंटरचेंज करते हैं, देखो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। देखो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स मतलब रो को कॉलम में और फिर कॉलम को रो में हम लोग इंटरचेंज करते हैं। तो यहां पर एक नया मैट्रिक्स आएगा, तो नया जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, तो इस रो को हम कॉलम में लिख देते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखे थे, इसका ये ट्रांसपोज है। तो रोज और कॉलम को यदि आपस में हम लोग इंटरचेंज करेंगे, रोज और कॉलम को यदि आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ध्यान देना, इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ B, इसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, इसका जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज सेम होगा। ये इसका ट्रांसपोज है, यहां पर B नाम दे दिए हैं, लेकिन हालांकि ये ट्रांसपोज ही है ना, क्योंकि एक अदर मैट्रिक्स आएगा इसीलिए नाम हम लोग B दे दिए। अब देखो इसका वैल्यू और इसका ट्रांसपोज तुम लोग करके देखना, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, उसको ट्रांसपोज कर दो, इसका भी वैल्यू निकालो और इसका भी वैल्यू निकालो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, let A be a square matrix, and if rows and columns are interchanged, so then value remains same, then the value of determinant remains same, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। ये क्लियर हो गया तो रेज योर हैंड, हो गया है लिख लिए हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं, प्रॉपर्टी थर्ड हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं, प्रॉपर्टी फोर। प्रॉपर्टी फोर में क्या है, ध्यान देना, हम कोई भी एक रो ले लेते हैं, जैसे किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी रो ले लो, A1 है, ये B1 है और यहाँ C1 है, A2 है, यहाँ B2 है और ये C2 है, A3 है, ये B3 है और ये C3 है। तो हम लोग यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है कि इफ टू रोज, इसमें था कि ऑल रो को ऑल कॉलम में चेंज
दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, देखो हमेशा याद रखना रोज और कॉलम्स मतलब रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, या कॉलम को कॉलम के साथ। ये नहीं कि दो रो को दो कॉलम के साथ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना इफ टू रोज, इसको हम लिख दे रहे हैं if any two rows or columns, ध्यान देना एंड नहीं है, और कॉलम्स, या तो रो ले रहे हैं या तो कॉलम ले रहे हैं। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट are interchanged, ठीक है। यहां पर रोज एंड कॉलम्स है, ध्यान देना एंड है यहां पर, रोज एंड कॉलम्स। यहां पर रोज और कॉलम्स दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे, मतलब एक रो को उठा के पीछे कर दिए और पीछे वाला रो को उठा के पहले रो में कर दिए, ठीक है। या तो कॉलम में पहला कॉलम को उठा के सेकंड में कर दिए, या थर्ड में कर दिए, या थर्ड को उठा के फर्स्ट में कर दिए। तो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, तो देन वैल्यू remains same but opposite in sign, value remains same but opposite in sign, मतलब इसका साइन जो होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा, ध्यान देना। जैसे ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट है, हम एक चेंजिंग कर रहे हैं, क्या चेंजिंग कर रहे हैं, जैसे ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो इसको R1 लिखेंगे, ये तुम्हारा R2 हो गया और ये तुम्हारा R3 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, R1 को चेंज करते हैं R3 में। देखो यहां दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो का मतलब होता है R1 को R3 के पास या तो R3 को R1 के पास, ये इंटरचेंजिंग बोलते हैं। तो जैसे R1 को उठा के यहां रख दो और R3 को उठा के यहां रख दो, तो एक नया तुम्हारे पास मैट्रिक्स बनेगा और ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिख रहे हैं फर्स्ट के जगह थर्ड लिखेंगे, मतलब A3 B3 C3, और सेकंड तो ज्यों का त्यों रहेगा, और थर्ड के जगह पे हम फर्स्ट लिख देंगे A1 B1 C1। तो ये दोनों में एक ही डिफरेंस क्या है, तो इसका जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा, यदि ये +10 आया है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू -10 आएगा, और यदि ये -10 आया है तो इसका वैल्यू प्लस आएगा, मतलब इसका वैल्यू रिमेन्स सेम होगा लेकिन अपोजिट इन साइन। यदि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यदि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको लिख लो, क्लियर हो गया, तो रेज योर हैंड। हो गया, तो रेज योर हैंड, इसको मिटा देंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। गुड। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, ये भी हम लोग मैट्रिक्स में देखे थे, लेकिन मैट्रिक्स में वहां पर हम लोग क्या देखे थे, जैसे ये प्रॉपर्टी कितना नंबर था, 5th नंबर प्रॉपर्टी है। ध्यान देना, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, या तो हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं,
मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, क्योंकि हम मैट्रिक्स में तुम लोग को बोले थे कि यदि k मल्टीप्लाई होगा, कोई भी है यदि मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे नंबर्स के साथ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर क्या है, कोई भी किसी भी एक रो को इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट उस k टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। मतलब क्या, देखो जैसे a1 है, यहाँ b1 है, यहाँ c1 है, यहाँ a2 है, यहाँ b2 है और यहाँ c2 है, a3 है, यहाँ b3 है और यहाँ c3 है। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को ले लेते हैं, यहाँ पर k है, यहाँ पर k है और यहाँ पर k है। मतलब क्या हुआ, यदि हम लोग इसको ऐसे सोचेंगे, ध्यान देना, एक एग्जांपल भी हम लोग लिख ले रहे हैं। एक एग्जांपल में जैसे यहाँ 1 2 3 है और यहाँ पर है 4 8 और 12 और यहाँ पर है 6 4 5, ध्यान देना, ये पता है ये एसोसिएटेड विद अ एक्सप्रेशन, रियल एक्सप्रेशन के साथ ये एसोसिएटेड है, तो ही ये संभव है। मतलब क्या कि जैसे यहां पर क्या है, इसमें देखो कोई चीज कॉमन आ रहा है, 4 है 8 है और 12 है, तीनों में कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें भी कॉमन नहीं आ रहा है, कोई दो रो से कॉमन आएगा, कोई भी दो एलिमेंट से कॉमन आएगा, उसको नहीं करना, तीनों से कॉमन आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर k है, यहाँ पर 4 8 12, तो हम लोग इस 4 जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर में कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी 1 2 3 आएगा और यहाँ पर 6 4 5 आ जाएगा। मतलब जो भी कॉमन आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। सेम चीज यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं, k k k, तो हम यहाँ क्या करते हैं, k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। मतलब क्या हुआ कि इसका जो वैल्यू आएगा, जो मेन डिटर्मिनेंट है, वो k टाइम्स इसमें बढ़ जाएगा, k टाइम्स तुम्हारा इसमें बढ़ जाएगा। मेन डिटर्मिनेंट जो कॉमन आएगा उसको बाहर कर लेंगे और जो भी वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट का उसको हम लोग k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो फाइनल वैल्यू आएगा। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, जैसे ध्यान देना, एक है, एक डिटर्मिनेंट है, उसमें इस तरह से है कि ये 1 है, ये x है, ये x स्क्वायर है, 1x स्क्वायर। नहीं तो एक काम करो, यहाँ पर है x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, यहाँ y है, y स्क्वायर है, y क्यूब है, यहाँ z है, z स्क्वायर है, z क्यूब है। ध्यान देना, तो हम क्या बोले, जो भी कॉमन आएगा उसको बाहर कर लेंगे। जैसे फर्स्ट में x कॉमन आ रहा तो x को बाहर कर लिए, सेकेंड में y कॉमन आ रहा तो y को बाहर कर लिए, थर्ड में z कॉमन आ रहा है तो हम लोग z को बाहर कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये पूरा डिटर्मिनेंट को लिख देंगे। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देना,
देखो तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले, जैसे फर्स्ट रो से x कॉमन आया बाहर लिखेंगे, सेकंड रो से y कॉमन आया तो y को बाहर लिखें, थर्ड रो से z कॉमन आया तो z को बाहर लिखें। मतलब जो भी, कभी भी याद रखना, कोई भी डिटरमिनेंट में यदि कोई एक रो से कोई चीज कॉमन आ रहा है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। कोई एक कॉलम से यदि कोई चीज कॉमन आ रहा है तो उसको भी हम लोग बाहर निकालेंगे। और जैसे एक रो से हम कॉमन निकाल के बाहर कर दिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साथ एक रो या एक कॉलम में हम एक साथ कॉमन नहीं ले सकते हैं। जैसे इसमें भी कॉमन है 4 और मान लेते इसमें भी कॉमन है, तो फिर दोनों से कैसे निकालेंगे? एक बार हम इससे कॉमन निकाल लेंगे, यदि फिर इससे कॉमन आ रहा है तब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉमन आएगा उसको हम लोग बाहर में लिख देंगे, जो भी कॉमन आएगा उसको हम लोग बाहर में लिखेंगे, लेकिन सारा मल्टीप्लाइड होगा। सारा क्या होगा? एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ बाहर में, और यहाँ पर फिर ओरिजिनल हम लोग लिख देंगे 1 x² फिर यहाँ पर 1 y स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1 z², ठीक है। चलो इसको जल्दी नोट कर लो। यदि ये क्लियर है तो रेज योर हैंड, फिर हम लोग आगे करेंगे। और ये प्रॉपर्टीज का जब हम लोग प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे तो फिर ये 100% क्लियर हो जाएगा। हो गया है तो रेज योर हैंड, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे। हाँ बोलो। नहीं तो वही एक मिनट समझ लें। जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए दिया हुआ है, यहाँ पर है 2 4 6, ठीक है, और यहाँ पर 8 है, यहाँ 12 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, या कुछ भी है, 5 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 8 है। तो इस रो से भी कॉमन आ रहा है, इस कॉलम से भी कॉमन आ रहा है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कभी भी याद रखना, यदि इस तरह का सिचुएशन आता है तो हम कभी भी एक ऑपरेशन, मतलब एक रो और एक कॉलम में एक ऑपरेशन कभी नहीं कर सकते। हम लोग एक रो में और दूसरे रो में एक साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन एक रो और एक कॉलम में ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रो से या तो एक कॉलम से हम लोग बाहर निकालेंगे कभी एक बार में पहले। जैसे ध्यान देना 2 4 6 है, तो 2 4 6 से 2 कॉमन ले लिए बाहर, ध्यान देना 2 4 6 से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ 3, यहाँ 8, और यहाँ 3, और यहाँ पर क्या है 5, और यहाँ 12, और यहाँ 8। ध्यान देना, अब ये तो इससे कॉमन ले लिए ना, अब देखो इससे भी कॉमन आ रहा है, तो इसको भी आप बाहर करेंगे, माने एक साथ नहीं करेंगे, इसको फिर बाहर करेंगे। तो 2 × 2 1 3 5, फिर यहाँ पर देखो 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6 12 हो गया, और यहाँ पर 3 3 8, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिचुएशन होता है। एक और बता रहे हैं, कॉमन में और भी एक तरीका होता है, इसको नोट कर लो। यदि एक रो या एक कॉलम में यदि एक साथ कोई चीज कॉमन आता है तो उसको हम लोग एक साथ कभी नहीं निकालेंगे, उसको अलग अलग हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो। क्लियर है? रेज योर हैंड। फिर एक चीज इसमें बताते हैं इसी प्रॉपर्टी में। चलो अब देखो इसी प्रॉपर्टी में एक चीज और बताते हैं। जैसे कभी कॉमन लेने में ऐसा भी केस आएगा कि हम सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते करते, ध्यान देना, यहां पर 0 आ गया, यहां x आ गया, यहां x² आ गया, 0x(x²), यहां पर 1 है, यहाँ xy है, और यहाँ पर z है, और यहाँ पर मान लेते हैं 3 है, यहाँ पर
z है और यहाँ पर -y है। ध्यान देना, ये जो डिटर्मिनेंट है, हम क्या बोले थे कि किसी भी एक रो में यदि दो एलिमेंट से कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक केस में हम लोग ले सकते हैं। तो वो कौन सा केस है? यदि दो एलिमेंट से कोई चीज कॉमन आ रहा है और थर्ड एलिमेंट जीरो हो। ध्यान देना, यदि दो एलिमेंट से कोई चीज कॉमन आ रहा है और थर्ड एलिमेंट यदि जीरो है, देन हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन यहां पर जीरो नहीं होता, कोई दूसरा डिजिट होता, तब हम कॉमन नहीं ले सकते थे। ठीक है, कभी भी याद रखना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का यदि एक एलिमेंट जीरो है और बाकी दो एलिमेंट से हमको कॉमन लेना है तो वो कॉमन हम लोग ले सकते हैं। ये दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं x, तो ये आएगा जीरो ही रहेगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ x हो जाएगा। ये 1 है, ये xy है, ये z है, ये 3 है, ये z है, ये -y है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अब सवाल ये उठता है कि ये हम क्यों करते हैं? यहां तो जीरो है तो फिर कॉमन कैसे आएगा? तीनों में तो कॉमन आ नहीं रहा है। अब सोचो कि कोई एक हम नॉर्मल इक्वेशन सोचते हैं, जैसे x + 2y + 4z बराबर 5 है। ध्यान देना, x + 2y + 4z बराबर 5 है। ये क्यों होता है? इससे पहले वाला तो समझ में आ रहा था कि तीनों एलिमेंट से कॉमन आ रहा था तो उसको हम लोग कॉमन निकाल लिए बाहर। लेकिन इसमें क्यों हो रहा है कि दोनों दो एलिमेंट है लेकिन थर्ड एलिमेंट जीरो, तो कॉमन कैसे आ गया? ऐसा भी हो सकता है कि कोई इक्वेशन दिया हुआ x + 2y + 4z, यहां पर मान लेते x है ही नहीं, तो x नहीं है तो हम यहां पर लिखेंगे 0 × x। ध्यान देना, यदि यहां x नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं 0 × x, 0 × x। अब बताओ, क्या ये तीनों से हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? यस और नो, रेज योर हैंड। ये तीनों से हम कॉमन ले सकते हैं कोई चीज? 2 देखो कॉमन आ रहा है ये दोनों से, यहां पर 0 है, तो क्या ये तीनों से हम कोई चीज कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थर्ड एलिमेंट 0 है, तो ये दोनों से कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 0 × x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ 2z लिखेंगे बराबर 5। तो इसीलिए हम लोग ये कॉमन ले रहे हैं। तो समझ में आ गया ये डिटर्मिनेंट में हम लोग कॉमन क्यों लेते हैं जब थर्ड एलिमेंट 0 है? क्यों? क्योंकि इट इज एसोसिएटेड विथ एन एक्सप्रेशन। बोले थे इट इज एसोसिएटेड विथ एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं जल्दी। क्या हुआ? ठीक, अभी तो तुम लोग स्कूल में क्लास नहीं चल रहा है, तो नेट तो पूरा चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल तो क्लास बंद कर दिया है ना? कब तक बंद करेगा? चलो अच्छा है। देखो ये प्रॉपर्टी 5 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। ध्यान देना, प्रॉपर्टी 6 में if any two rows and columns of a determinant are identical, then its value will be 0। मतलब क्या हुआ
किसी भी रो या किसी भी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम यदि आपस में आइडेंटिकल है, कोई भी दो रो या दो कॉलम, देखो यहाँ 2 रोज और कॉलम्स और है ना, 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू विल बी 0। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक डायरेक्ट कभी भी इस तरह का कोई भी केस आएगा तो हम लोग डायरेक्ट 0 कर देंगे। यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ y है, y स्क्वायर है, यहाँ 1 है, यहाँ z है, यहाँ z स्क्वायर है। तो ये तीनों से हम x y z कॉमन ले सकते हैं। x ये दोनों से कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। ये तीनों से कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो ये तुम्हारा गड़बड़ हो गया, ये 0 0 0 कर देते हैं हम लोग, 0 0 0 तो भी नहीं होगा, छोड़ दो। देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पर है 2, यहाँ 4 और यहाँ 6, यहाँ पर है 5 7 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, ये 1 2 3 है, यहाँ 2 4 6 है, तो इससे कॉमन भी आ जाएगा, तो कॉमन हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 आ गया, यहाँ पर भी आएगा 1 2 3 और यहाँ 5 7 3 आ गया। तो यहाँ देखो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, तो आपस में यदि आइडेंटिकल है तो इसका मतलब ये जो डिटरमिनेंट होगा इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 0 कर देंगे। 2 इंटू इसका वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा। कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट का यदि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और एक बता दे रहे हैं, हालांकि बुक में वो भी एक प्रॉपर्टी लिख दिया है, लेकिन तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का यदि सारा एलिमेंट 0 है तो भी उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। जैसे कोई एक रो ले लो, मान लेते हैं इस तरह से 0 0 0, यहाँ 4 5 6, यहाँ 7 8 9 है, तो ये एक रो का सारा एलिमेंट 0 है, तो डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू 0 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक प्रॉपर्टी, मतलब है बुक में दिया हुआ लेकिन जरूरत नहीं है। किसी भी रो, किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो का यदि सारा एलिमेंट 0 होता है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 0 लिखेंगे, या तो कोई 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो भी इसका वैल्यू 0 लिखेंगे, ठीक है। लिखो जल्दी। हो जाएगा तो रेज योर हैंड। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं। प्रॉपर्टी कितना नंबर था? 7 है कि 6 है? प्रॉपर्टी 6 में हम लोग 7 है, चलो ठीक है। देखो प्रॉपर्टी 7 में ध्यान देना, कभी भी कोई डिटरमिनेंट यदि ऐसे दिया हुआ है, यहां पर है a1 प्लस अल्फा 1, यहां b1 और यहां c1, यहां पर a2 प्लस अल्फा 2, यहां b2 और यहां c2, यहां पर a3 प्लस अल्फा 3, b3 और यहां c3, ठीक है। तो यहां पर एक चीज देखो,
ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में एक रो